यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान की लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस एक ही होता ही नहीं है यार। तारीख बहुत नजदीक है लेकिन मन की लगता ही नहीं है यार। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ सच कहा तुमने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या अनपढ़ गंवार है? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई गुना बुक ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते एक नई बुक्स पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कॉन्क्वेयर कर पाओ, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई सा काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्पररी मजे के बेस पर और टेम्पररी मजा कब परमानेंट पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मजे मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अब भी टाइम में सुधर जाओ। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कर्म जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किए थे उनका पश्चाताप तुम अभी कर सकते हो। अब भी तुम्हारे पास समय है, बस जरूरत है तो एक जिद की। तुम्हारे अंदर अगर कोई जिद उठ गई है बस उसको बनाए रखना। बोलो अपने अंदर से मुझे पढ़ना है, पढ़ना शुरू। लेकिन आधे घंटे में बोरियत आने लगी, एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन नहीं, कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे बंद कर, अपना मुंह बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब मेरी हालत बस से बदतर हो चुकी है। अब अपना मुंह बंद कर, यूट्यूब खोल, अमित बड़ाना, बेबी की वॉइस, दीपक भैया, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंदा, जिसके वीडियो देखने देख और फिर से पढ़ने बैठ। अब बस, अब मैं काफी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफी है, कल कर लूंगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसे को बर्बाद नहीं करना है, तुझे पढ़ना होगा। तुझे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने फोकस पावर को बढ़ाना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कॉन्क्वेयर करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को कॉन्क्वेयर करना है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा यार। अब थोड़ा और भी पढ़ लिया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। दोस्त, नींद आ रही है ना तो मुंह धो और चाय बनाकर पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जा। मुझे अपने आलस को हराना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। ध्यान लगा के पूरी जान लगा दे। दो ऑप्शन है सिर्फ, छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस बहुत हो चुका यार, अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं बहुत हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा यार। मोटिवेशन की भी कोई लिमिट होती है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन बस एक ट्राई और, एक बार और। मैथ्स के फार्मूले एक और बार, केमिकल फार्मूले एक और बार, पीरियोडिक टेबल एक और बार, मैथ्स के टफ एक्सरसाइज एक और बार, एक चैप्टर और, एक क्वेश्चन और, वो बड़े बड़े आंसर एक और बार, जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन एक और बार, एक क्वेश्चन और, थोड़ा और, एक क्वेश्चन और। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे, लोग देखकर हैरान हो जाए कि जो कभी ना पढ़ने वाला था वो इतने नंबर कैसे ला सकता है। दोस्तों, एक बार, बस एक बार अपने पापा के बारे में सोचो। दिन भर काम करके बस थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं और उसको भी तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी स्कूल की फीस, कोचिंग फीस में खर्च कर देते हैं और अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और उनके सारे सपने पूरे कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, ना जाने कितनों की लाइफ टिकी हुई है। कम से कम उनका तो ख्याल करो एक बार। और दोस्तों, नंबर गए तेल लेने। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पाने के लिए। और अभी तो ना जाने जिंदगी में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करना है, तो फिर 8-10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज है। लगभग 1 महीने बाद आप सबके एग्जाम शुरू। एक लड़का जो कभी साइकिल में अखबारें बेचा करता था, एक ऐसा गरीब लड़का जिसको इंजीनियरिंग करवाने के लिए उसकी बहन ने अपनी सोने की चूड़ियां और चेन तक गिरवी रख डाली, क्योंकि उसकी बहन को पता था कि वो कभी हार नहीं मानने वाला। इस लड़के का हमेशा से सपना था कि वो एयरफोर्स में जाए, एक पायलट बने। साउथ इंडिया के इस लड़के को अपनी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2 इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया। अगर वो अपने पहले इंटरव्यू को क्लियर करेगा तो उसे इंडियन एयरफोर्स में उसकी ड्रीम जॉब मिल सकती है। अगर वो दूसरे इंटरव्यू को क्लियर कर देता है तो उसे DTD&P एयर यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब मिल सकती है। वो दोनों इंटरव्यूज देने के लिए घर से चल पड़ा। उसने पहला इंटरव्यू डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में दिया। उसका वो इंटरव्यू अच्छा हुआ और वो वहां से एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए चल पड़ा। उसका पायलट बनने का सपना टूट गया जब उसे पता चला कि 25 कैंडिडेट्स में से उसका रैंक 9th आया है और सिर्फ पहले 8 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। वो लड़का बहुत दुखी हो गया और रोने लगा।
वहीं ऋषिकेश में उसे एक साधु मिला जिसने उसे बोला कि उसकी किस्मत में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत में कुछ और बड़ा लिखा है। बस उसे मेहनत करते रहनी है और अपने भगवान पर विश्वास रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि मैं किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो एक पायलट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, बल्कि वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े इंसान बने, जिनके अंडर पूरी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी थी। वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। इतना ही नहीं, उन्हें 21 अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें शामिल थे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजन अवार्ड और हूवर्स मेडल। इतना ही नहीं, 74 साल की उम्र में उन्होंने अपने बचपन का सपना भी पूरा किया, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन में फ्लाई करके। अब हम में से कई लोग बोलेंगे, हाँ सर हमें पता है कलाम सर के बारे में, लेकिन हमारी टेंशन अलग है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नहीं पता। क्या हमने 8 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचे थे? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने बेचे थे। क्या हमारे फादर लकड़ी की बोट चलाते थे अपने घर का पेट पालने के लिए? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर के फादर चलाते थे। क्या बचपन में हमें चावल, प्याज या सिगरेट बेचनी पड़ी? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने बेची। इन सब महान लोगों की स्टोरी से हमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है कि ये सब लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये इसीलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और ये उन्हें करेज के साथ सॉल्व करते रहे, और इसलिए ये इतने स्ट्रांग बन गए कि लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स को लाइफ का हिस्सा मानने लग गए। अब सवाल ये आता है कि जब सच में हमें कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं? तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से। सबसे पहली टेक्निक कहती है कि लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे साथ कल क्या हुआ था हमें याद नहीं, कल क्या होगा हमें उसकी परवाह नहीं, सब भाड़ में जाए, बस हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट पर कंसंट्रेट करना है। मिशिगन में रहने वाले विलियम बोलते हैं कि कुछ साल पहले मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं हर रात 2-3 बार जागता था अपने पेट की दर्द की वजह से। मैंने अपने बाप को स्टमक कैंसर से मरते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगता था कि मुझे भी कोई स्टमक कैंसर है या फिर स्टमक अल्सर है। इसलिए मैं एक स्टमक स्पेशलिस्ट के पास गया और वहाँ पर उसने मेरा स्टमक का एक्सरे लिया और मुझे फ्लोरोस्कोप से एग्जामिन किया। उसने मेरी नींद के लिए मुझे सोने की दवाइयाँ दी और मुझसे कहा कि मुझे पेट में कुछ नहीं है और मैं एकदम ठीक हूँ और ये सारी दर्द मेरे इमोशंस और मेरी सोच की वजह से है, इसलिए मुझे रेस्ट करना चाहिए। अब क्योंकि मैं एक मिनिस्टर था और रेड क्रॉस का चेयरमैन भी था, इसलिए मुझे हर हफ्ते 2-3 फ्यूनरल्स करवाने पड़ते थे। मैं हर वक्त ही किसी न किसी काम में बिजी रहता था और मैं एक ऐसे बुरे समय में जी रहा था जहाँ मुझे हर वक्त किसी न किसी चीज की टेंशन रहती थी। इसीलिए मैंने डॉक्टर की एडवाइस के कारण हर मंडे काम न करने का फैसला किया। एक दिन मैं अपने घर में अपनी बीवी को बर्तन मांजते हुए देख रहा था। मैंने देखा कि वो बहुत खुश थी और गाना गाते हुए बर्तन को साफ कर रही थी। हमारी शादी को 18 साल हो गए थे और उसने ही हर वक्त के बर्तन मांजे थे। उस वक्त मैंने सोचा कि जिस वक्त हमारी शादी हुई थी, अगर उस वक्त मेरी बीबी ने फ्यूचर में देखने की कोशिश की होती और ये सोचा होता कि उसे अगले 18 साल के तीनों वक्त के बर्तन मांजने हैं, तो वो तो शायद मुझसे शादी भी नहीं करती। अगर 18 साल के बर्तनों को वो एक साथ इमेजिन करती तो वो तो डर जाती, और ये ख्याल तो किसी भी औरत को डरा सकता है। तब मुझे समझ आया कि मेरी बीवी को कोई भी टेंशन इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास जितने भी बर्तन होते हैं वो बस उन्हीं के बारे में सोचती है। कल कितने बर्तन धोने हैं या बीते हुए कल कितने बर्तन धोए, इनके बारे में वो कभी नहीं सोचती। बस सिर्फ उसी दिन पर प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करती है और उसे एंजॉय करती है। उस वक्त से मैंने भी सोचा कि मैं सिर्फ आज के बारे में सोचूंगा और तब से मुझे कोई पेट दर्द नहीं है, मुझे पूरी नींद भी आती है और मैं अपने हर दिन को पूरी मस्ती के साथ जीने की कोशिश करता हूँ। अपनी बीवी की तरह मैं भी फ्यूचर में धोने वाले बर्तनों के बारे में नहीं सोचता जो अभी तक गंदे हुए ही नहीं। दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हमें लगे कि अभी हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है और बहुत टेंशन हो रही है तो हम एक काम कर सकते हैं। जानते हैं वो क्या है? डू नथिंग। यानी उस वक्त हमें कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ रेस्ट लेना है। एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका एक फॉलोअर आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा कि गुरुजी, मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और फिर उसकी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा था उसने सब भगवान बुद्ध से बोल डाला। गौतम बुद्ध ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए उस फॉलोअर से कहा कि जाओ मेरे लिए उस पॉन्ड से पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर वो आदमी फटाफट एक घड़ा उठाकर पानी लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वो उस पॉन्ड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पॉन्ड में बहुत मिट्टी है और पानी
पीने लायक नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति बिना पानी लिए ही भगवान बुद्ध के पास आ गया और उसने कहा कि गुरुजी मैं पानी नहीं ला पाया क्योंकि वो पानी बहुत गंदा है और वो आपके पीने लायक नहीं है। इस पर भगवान बुद्ध दोबारा से हंसे और उन्होंने कहा दोबारा उसी पॉन्ड के पास जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ। दोबारा से उस आदमी ने देखा कि वहाँ पर पानी बहुत गंदा है और वो फिर से बिना पानी लिए ही वापस आ गया और दोबारा से भगवान बुद्ध को सारी बात सुनाई। भगवान बुद्ध ने उसे दोबारा पॉन्ड के पास भेजा और यही चीज 8 से 10 बार होती रही, लेकिन 11वीं बार जब वो आदमी पानी लेने गया तो उसने देखा कि सारी मिट्टी उस शांत पॉन्ड में नीचे बैठ गई है और ऊपर का पानी साफ है। इसीलिए वो इस बार भगवान बुद्ध के लिए पानी ले आया। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि देखा जिस तरह से वो मिट्टी वाला पानी शांत रहने से साफ हो गया, उसी प्रकार अगर हम भी कठिन परिस्थितियों में बुरे वक्त में शांत रहें तो वो बुरा वक्त अपने आप निकल जाता है। दोस्तों कई बार ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आती हैं कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उस वक्त हमारे लिए यही सही रहेगा कि हम शांत रहें और उस टाइम को बस किसी तरह पास होने दें और टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बुरे वक्त में टेंशन को खत्म करने के लिए लास्ट टेक्निक कहती है कि वो करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, फिर वो डर ही खत्म हो जाएगा। एल्मर थॉमस बोलते हैं कि जब मैं 15 साल का था तब से मैं बहुत टेंशन लेता था और बहुत सेल्फ कॉन्शियस था क्योंकि मैं 6 फीट 2 इंच का होने के बावजूद इतना पतला था कि मुझे लोग हड्डी कहकर बुलाते थे। मेरा घर हाईवे से 1 किलोमीटर दूर था और मैं हमेशा कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं अंदर ही रहूं। हफ्तों गुजर जाते थे और मैं अपने घर वालों के अलावा किसी से नहीं मिलता था। मैं हर वक्त अपने पतलेपन के बारे में सोचता रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी माँ ये सब जानती थी और वो एक स्कूल टीचर थी और उसने मुझसे कहा कि मुझे अपने दिमाग को बढ़ाना चाहिए और एजुकेशन लेनी चाहिए क्योंकि शायद मेरा शरीर ऐसा ही रहे। मेरे पेरेंट्स मेरे कॉलेज की फीस तो नहीं दे सकते थे, तो मैंने एक सर्दी ऑपसम, स्कंक, मिंक और रैकून जैसे जानवर पकड़े और उन्हें स्प्रिंग मौसम में बेच दिया। इस तरह मेरे पास जो कुछ पैसे जमा हुए थे उससे मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले ली। मेरी माँ ने मुझे ब्राउन शर्ट दी थी ताकि वो अगर गंदी भी हो तो किसी को पता ना चले और मेरे बाप ने मुझे अपने पुराने जूते दिए थे। वो जूते इतने खुले थे कि अगर मैं चलता भी था तो भी वो जूते मेरे पैर से निकल जाते और मेरे क्लासमेट्स मुझ पे हंसने लगते। इस वजह से कॉलेज में भी मुझे बहुत एम्बेरसमेंट होती थी और मैं हमेशा क्लास में अकेले ही पढ़ता रहता, किसी से भी बात नहीं करता। लेकिन 1-2 साल के बाद 4 ऐसी चीजें हुई जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। पहली चीज ये हुई कि मैंने एक एग्जाम दिया था और वो क्लियर हो गया, जिसकी मदद से मैं कंट्री पब्लिक स्कूल्स में पढ़ा सकता था। इससे पहली बार मुझे लगा कि मेरी माँ के अलावा भी मुझ पर कोई भरोसा करता है। दूसरी चीज ये हुई कि हैप्पी हॉलो नाम के एक फेमस स्कूल ने मुझे नौकरी ऑफर करी जिसमें मुझे हर महीने $40 मिलने थे। इसने भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मुझे दोबारा लगा कि कोई मुझ पर भरोसा करता है। जब मुझे पहली सैलरी का चेक मिला तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार प्रॉपर फिटिंग वाले कपड़े लिए और उन कपड़ों में मैं भी और स्टूडेंट्स की तरह दिख रहा था और मुझे शर्म नहीं आ रही थी। इस तीसरी चीज ने भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मुझे हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था क्योंकि मैंने कभी दोस्त तक नहीं बनाए थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कन्विंस किया कि मैं फेयर में हो रहे पब्लिक स्पीकिंग कंटेस्ट में पार्ट लूं। मुझे ना चाहते हुए भी इस कंटेस्ट में पार्ट लेना पड़ा क्योंकि मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने द फाइन एंड लिबरल आर्ट्स ऑफ अमेरिका पे बोलने का फैसला लिया। सच बोलूं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि लिबरल आर्ट्स होते क्या हैं, लेकिन मैंने खूब मेहनत करी ताकि बाकी लोगों की तरह मैं भी अपना टॉपिक रिप्रेजेंट कर सकूं। और मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की कि इस टॉपिक को पेड़ के सामने, इवन गाय के सामने भी बहुत बार बोला। और जब नाम अनाउंस हुआ तो मैं हैरान था। मुझे फर्स्ट प्राइज दे दिया गया था। लोग मेरे लिए चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे और मेरे वही दोस्त जो मेरा मजाक उड़ाते थे कह रहे थे, एल्मर हमें पता था कि तू ही जीतेगा यार। मेरी माँ ने मुझे गले लगा दिया और जोर जोर से रोने लगी और फिर मुझे भी रोना आ गया। आज जब मैं खुद को देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि अगर उस दिन मैंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं की होती तो शायद आज यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट सेनेट नहीं बन पाता। और सबसे मजे की बात तो ये है कि मेरे जैसे लड़के को जिसे कपड़े पहनने की बिल्कुल समझ नहीं थी, उसे बेस्ट ड्रेस्ड मैन इन द यूनाइटेड स्टेट सेनेट का अवार्ड दिया गया। इससे मैंने यही सीखा कि डर के बावजूद अगर हम काम को कर दें तो बहुत सी यूजलेस परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बुरे वक्त में अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए 3 टेक्निक्स देखी। पहली टेक्निक कहती है कि सिर्फ अपने प्रेजेंट मूवमेंट को जियो। पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा मत सोचो। सेकंड टेक्निक कहती है कि डू नथिंग, यानी अगर सिचुएशन बहुत ही खराब है और आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान पे भरोसा रखो और बस टाइम को पास होने दो और सब ठीक हो जाएगा। और फाइनली थर्ड टेक्निक कहती है कि अपने डर को भगाने के बजाय वो करो जिससे डर लगता है और डर खुद ही भाग जाएगा।